नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के नेविगेशन सिस्टम के बारे में। चर्चा करने जा रहे हैं भारत का नेविगेशन सिस्टम, जिसकी एक एटॉमिक क्लॉक खराब होने के कारण, यानी जो हमारा आईआरएनएसएस है, क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह तंत्र, जो कि भारत ने स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया है, उसकी एक एटॉमिक क्लॉक खराब होने के कारण नेविगेशन सिस्टम से मिलने वाले जो संदेश हैं वो अब कह सकते हैं संकट में आ गए हैं। यानी उनकी जो क्षमता है वो कमजोर हो गई है। भारत का नेविगेशन सिस्टम जब से डेवलप हुआ है, जब से इसने कार्य करना शुरू किया है, कुछ ना कुछ इसमें समय समय पर कमियां आती रही हैं। तो आज के सेशन में हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि क्या इसरो की तकनीक में कहीं कमी है। आरटीआई लगाकर ये खुलासा किया गया 2025 में कि नेविगेशन सिस्टम के जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनमें से मोस्टली लगभग 5 सैटेलाइट जो हैं उनकी एटॉमिक क्लॉक अभी तक काम नहीं कर रही हैं। और अभी 13 मार्च 2026 को एक सैटेलाइट IRNSS 1F, उसकी भी एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई है। ये एटॉमिक क्लॉक क्या होती है, इनकी उपयोगिता क्या होती है, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और भारत ने ये नेविगेशन सिस्टम कब डेवलप किया था, दुनिया में किन किन देशों के पास नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन में आज आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को, समझने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो खबर को देखिए, आपकी खबर क्या है उसको आप यहाँ पर देखें कि सभी न्यूज़पेपर्स में आज ये खबर दी हुई है, फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्रिपल्स इसरोज नाविक सिस्टम। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका वैसे नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और फिर इसको भारत के प्रधानमंत्री जो है, जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसको नाम दिया गया नाविक। नाविक का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स का मतलब यहाँ पर सैटेलाइट से था, यानी सैटेलाइट के एक समूह के द्वारा भारतीय क्षेत्र में भारत के लिए दी जाने वाली ये नेविगेशन फैसिलिटी है। नेविगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लें। नेविगेशन का मतलब है कि मान लीजिए पूरा, जैसे कि एक वर्ल्ड की हम बात करें कि ग्लोब है, इस ग्लोब पर अगर हमें कहीं भी कोई लोकेशन पता करनी है, तो उस लोकेशन को हम नेविगेशन सैटेलाइट्स की सहायता से पता कर सकते हैं। ये सैटेलाइट जनरली पृथ्वी की सतह से लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऑर्बिट होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, वहां पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। लेकिन इनके कुछ सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भी लॉन्च किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां से कवरेज जो है वो ज्यादा मिलता है। अच्छा, अब दुनिया में अगर हम बात करें कि बहुत सारे देश हैं, इन्होंने नेविगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किए हैं, और भारत भी उनमें से एक देश है। चुनिंदा देश है दुनिया में, उनमें भारत भी एक देश शामिल है। तो ये नेविगेशन सिस्टम कौन कौन से हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, आपकी चर्चा में जो है वो क्या है कि इंडियाज नाविक सैटेलाइट सिस्टम फेसेज चैलेंज एज IRNSS 1F फेल्ड आफ्टर एटॉमिक क्लॉक मेल फंक्शंस व्हाट वी नो। यानी क्या हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए सुर्खियों में है। और देखिए, नेविगेशन सिस्टम की जब हम बात करें तो हमारा एक नेविगेशन सिस्टम का एक पहले भी सैटेलाइट जो था, जिसकी हमने लॉन्चिंग की थी NVS-02, वो भी फेल हो गया था। और जब ये फेल हुआ, PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तब भी ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुई थी इसरो की कि भाई लगातार ये सैटेलाइट फेल क्यों हो रहे हैं। अच्छा, अब नेविगेशन सिस्टम जो है, पहली बात तो होते क्या है उसको समझिए, और भारत का नेविगेशन सिस्टम किस सिचुएशन में डेवलप किया गया। देखिए, नेविगेशन सिस्टम का उद्देश्य जो है दो तरीके से होता है, यानी इनकी जो सर्विस होती है वो दो तरीके से होती है। कौन कौन सी सर्विस देते हैं नेविगेशन सिस्टम? दुनिया का कोई भी नेविगेशन सिस्टम हो, एक तो होती है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज का मतलब होता है, जैसे कि इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इनके लिए अगर कोई सूचना उपलब्ध करानी है तो उनको कहते हैं प्रतिबंधित सेवाएं। और यहाँ पर सैटेलाइट उन्हीं को सूचनाएं देता है जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर होते हैं, या रजिस्टर्ड कोई इंस्टीट्यूट हो गया, एजेंसी हो गई, भारत सरकार। कहने का मतलब देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित अगर कोई सूचना है तो वो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज के अंतर्गत आती है, और उसी को, ये जो रजिस्टर्ड एजेंसी है उन्हीं को दी जाती है। दूसरी होती है यहाँ पर स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, मानक स्थैतिक सेवाएं। मानक स्थैतिक सेवाओं का मतलब है जो आम आदमी के लिए इन सैटेलाइट्स के द्वारा दी गई सूचनाएं होती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे अपनी हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कार में नेविगेशन फैसिलिटी होती है। आप किसी भी लोकेशन का पता कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर अपनी किसी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। आप जब मोबाइल खोलते हैं तो आपके मोबाइल में समय की जो सटीक जानकारी आती है लोकेशन के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, वो भी सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स ही उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में सबसे पहले जो नेविगेशन सिस्टम डेवलप हुआ वो अमेरिका ने किया। 1975 के आसपास से अमेरिका ने सैटेलाइट छोड़ना शुरू किया और 1995 यानी 1995 में अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम शुरू कर दिया जिसका नाम है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बिजी और सबसे अच्छा नेविगेशन सिस्टम माना जाता है। हालांकि उसी समय रसिया के द्वारा भी यानी इसका प्रयास किया जा रहा था अपना नेविगेशन सिस्टम बनाने का। उस समय ये रसिया जो है यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत संघ रूस, और सोवियत संघ रूस ने, कहा जाता है कि अमेरिका से पहले लगभग ये सिस्टम डेवलप कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और जो नेविगेशन सिस्टम था उसकी कमांडिंग किसके पास रहेगी, इसको लेकर इनके बीच में मतभेद हुए और वो सिस्टम चालू नहीं कर पाए। 2011 में फिर रूस के द्वारा इस सिस्टम को शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो रसिया के पास भी एक वैश्विक स्तर का नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है ग्लोनास। देखिए, नेविगेशन सिस्टम को अगर कवरेज के आधार पर हम डिवाइड करें तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आरएनएसएस, आरएनएसएस का मतलब होता है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और एक होते हैं आईआरएनएसएस यानी इंटरनेशनल सॉरी आईएनएसएस यानी इंटरनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर कोई नेविगेशन सिस्टम पूरी दुनिया को कवर कर सकता है, पूरी दुनिया में नेविगेशन फैसिलिटी दे सकता है, तो वह आईएनएसएस कहलाता है, इंटरनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और अगर क्षेत्रीय आधार पर देता है तो उसको कहते हैं हम क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह तंत्र। जैसे कि जीपीएस है, ग्लोनास है, चाइना अभी डेवलप कर रहा है जिसका नाम है कंपास। तो ये सब क्या है, ग्लोबल लेवल के हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए, ईएसए के द्वारा डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है गैलीलियो, और जो ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये सभी क्या है, वैश्विक स्तर के नेविगेशन सिस्टम है। भारत ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है उसका नाम है नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। हमारा अभी तक क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह तंत्र है। जैसे चाइना का एक क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह तंत्र चाइना ने सबसे पहले डेवलप किया जिसका नाम था वीडियो। तो वीडियो चाइना ने बनाया, अभी उसको कंपास में कन्वर्ट कर रहा है यानी इंटरनेशनल लेवल पर कन्वर्ट कर रहा है। वैसे ही भारत ने भी बना लिया नाविक, और अब हम उसको भी वैश्विक स्तर पर कन्वर्ट करने के प्रोसेस में है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भारत उन देशों में है जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। और ये प्रोसेस शुरू हुआ था कारगिल युद्ध के समय। कारगिल युद्ध के समय बहुत सारी कुछ ऐसी सटीक सूचनाएं थी जो हमें अमेरिका से चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने हमें नहीं दी। तो फिर हमने हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की। एक सेकंड आप वेट करें। तो यहां देखिए, अब उसके बाद यहां पर हम बात करें कि हमने हमारा जब नेविगेशन सिस्टम बनाना शुरू किया तो प्रक्रिया को, प्रोसेस को कैसे यहां पर रखा गया। हमने 2013 में ये नेविगेशन सिस्टम बनाने का प्रयास शुरू किया था और पहला सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था IRNSS 1A। फिर हमने 1B, 1C, 1D, 1E, इस तरीके से आप देखेंगे 2013, 14 में 2 छोड़े हैं, 15 में, इस तरीके से हमने टोटल 7 नेविगेशन सैटेलाइट जो हैं लॉन्च किए। 7 कहां तक हो गए, 1G तक, 1G तक। अब देखो यहां पर ये आपको जो पार्शियल फेलियर दिख रहा है ना, ये सब आज की कहानी है। आज की कहानी, जब इन सैटेलाइट्स को छोड़ा गया तो ये सारे सफल थे। पीएसएलवी की सहायता से लगातार 7 सैटेलाइट छोड़े गए थे और 7 सैटेलाइट का हमने पहले चरण में टारगेट रखा था और सातों के सातों सैटेलाइट हमारे सफल रहे। और हमने 2016 में हमारे नेविगेशन सिस्टम को संचालित करने की घोषणा कर दी कि हमारा नेविगेशन सिस्टम संचालित हो चुका है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, ध्यान से समझना कि ये जो पहला सैटेलाइट है IRNSS 1A, इसकी जो एटॉमिक क्लॉक है वो खराब हो जाती है, यानी इसके अंदर जो परमाणु घड़ी है वो खराब हो जाती है। अब ये परमाणु घड़ी यहां पर क्यों भेजी जाती है वो समझिए। एटॉमिक क्लॉक जो होती हैं वो एक विशेष तौर पर कुछ विशेष पदार्थों से बनाई जाती है, जैसे कि सीजियम, रूबिडियम, इन पदार्थों से। और ये माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों के आधार पर ये समय की सटीक जानकारी प्रोवाइड कराती हैं।
समय की कितनी सटीक जानकारी, यानी आप कह सकते हैं फेम्टो सेकंड। फेम्टो का मतलब होता है एक सेकंड में अगर 10 की घात 15 से भाग दिया जाए, एक सेकंड है और उसमें 10 की घात 15 से भाग दिया जाए, तो 10 की घात -15 सेकंड का जो समय है, इतनी एक्यूरेसी के साथ में ये समय की उपलब्धता यानी समय जो है वो आपको देते हैं। यानी 10 की घात -15 10 की घात -15 सेकंड के आसपास का भी डिफरेंस समय में नहीं होता है अगर हम एटॉमिक क्लॉक से समय की जानकारी देते हैं। तो इसीलिए एटॉमिक क्लॉक जो है इन सैटेलाइट्स के अंदर लगाकर भेजी जाती है, ताकि आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कहीं भी अपनी स्थिति को, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो आपको वहां के अकॉर्डिंग समय वहां दिख जाए, यानी समय आपको पता चल जाए। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। रियल टाइम डेटा जो है, आपको रियल टाइम वैल्यू जो है वो आपको पता चलती है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर सुरक्षात्मक दृष्टि से देखें, भारत के सैनिक हैं, भारत के मान लीजिए कोई हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, मिसाइल को गाइडेड करने के लिए भी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट को नेविगेट कर जो एयरक्राफ्ट जो है उनकी गाइडेंस के लिए, उनको गाइडेड सिस्टम लगाने के लिए नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ सेकंड के बहुत एक छोटे से पार्ट की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और इसीलिए एटॉमिक क्लॉक इसमें भेजी जाती हैं। अब यहां हमने जो 7 सैटेलाइट भेजे वो शुरू हो गए, लेकिन पहला जो सैटेलाइट था उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो खराब हो गई। खराब हो गई तो हमने 2017 में, क्योंकि 2016 में ये शुरू हो चुका था, लेकिन पहले सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई, तो 2017 में हमने एक सैटेलाइट भेजा IRNSS 1H। और वो इसलिए भेजा गया क्योंकि IRNSS 1A की जो एटॉमिक क्लॉक थी वो खराब हो गई थी। वो एक तरीके से सैटेलाइट हमारे कोई काम का नहीं रहा। लेकिन हमने जब 1H को भेजा तो यह PSLV की जो हमारी उड़ान थी वो विफल हो गई, ये लॉन्च जो है हमारा फेल हो गया। अब PSLV की ये इतिहास में मात्र दूसरी फेलियर था। यानी PSLV एक तो सबसे पहले वाली जो उड़ान थी 1993 में हुई थी, उसके बाद PSLV C-39 लगातार, मतलब 40 लगातार उड़ानें सफल होने का रिकॉर्ड बना चुका था PSLV, लेकिन ये दुर्भाग्यवश फेल हो गई। फिर हमने एक और सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था IRNSS 1I। 1H की जगह, क्योंकि ये फेल हो गया तो इसकी जगह फिर भेजा गया तो ये हमारा सफल हो गया, और कुल मिलाकर हमारे पास में 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट फिर से हो गए, क्योंकि ये तो फेल हो गया और एक IRNSS 1A जो है वो निकाल दो, तो टोटल 9 में से कितने हो गए, 7 ऑपरेशनल हो गए। लेकिन अब स्थिति क्या है समझना। अब स्थिति ये है कि केवल IRNSS 1I और IRNSS 1V, यह 2 सैटेलाइट ही ऑपरेशनल बचे हैं। यानी बाकी के सब पार्शियल फेल हो गए। पार्शियल फेल का मतलब इनमें कुछ ना कुछ कमियां हो गई अब इन सैटेलाइट्स में, किसी की एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई, किसी में कुछ कमी हो गई। तो 7 में से केवल 2 ही सैटेलाइट हैं जो ऑपरेशनल हैं। फिर भारत ने इनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक सैटेलाइट और भेजा, NVS-01, नेविगेशन सैटेलाइट 01। ये हमारे नेविगेशन सिस्टम का सेकंड फेज का पहला सैटेलाइट है। पहला फेज हमने IRNSS 1A के नाम से रखा, 1A 1B 1C। फिर हमने NVS-01 ये सीरीज चलाई। इस सीरीज में पहला सैटेलाइट 29 मई 2023 को भेजा गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, SDSC श्रीहरिकोटा से। ये हमारा सफल रहा। तो ऑपरेशनल सैटेलाइट अब कितने हो गए आपके पास, 3। कितने हो गए, 3। कौन कौन सा, IRNSS 1B, IRNSS 1I, और फिर कौन सा हो गया, NVS-01। लेकिन फिर क्या होता है कि हम NVS-02 को भेजते हैं चौथा सैटेलाइट ऑपरेशनल करने के लिए, क्योंकि बाकी के सैटेलाइट ऑपरेशनल नहीं रहे हैं। लेकिन NVS-02 है जो है वो फेल हो जाता है। तो टोटल ऑपरेशनल सैटेलाइट आज की स्थिति में हम बात करें नाविक के अंतर्गत, टोटल कितने हैं, 3 हैं जो कार्य कर रहे हैं टोटल। जबकि सैटेलाइट हम कितने भेज चुके हैं, सैटेलाइट भेज चुके हैं 11, और 11 में से टोटल ऑपरेशनल कितने हैं, 3 हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि मिनिमम अगर आपको नाविक को प्रॉपर तरीके से कार्य करते हुए देखना है, नाविक से प्रॉपर तरीके से सूचना एकत्रित करनी है, नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो मिनिमम सैटेलाइट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। यानी 4 सैटेलाइट कम से कम आपके पास में होने चाहिए, तभी आपको प्रॉपर नेविगेशन की फैसिलिटी पृथ्वी पर, यानी भारत जो है उस पूरे भारत में मिल पाएंगी। तो देखिए, भारत और भारत की सीमा के चारों ओर 1500 किलोमीटर की दूरी तक ये हमारा नेविगेशन सिस्टम फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। लेकिन अब इसमें 3 सैटेलाइट हैं, 4 नहीं हैं। जबकि होने टोटल कितने चाहिए, कम से कम 4 होने चाहिए, कम से कम। वैसे हमारा टारगेट ये था पहले चरण में 7,
फिर हमने बाकी के दूसरा चरण शुरू किया, लेकिन अब टोटल जो मिनिमम जो कंडीशन है 4 की वो भी पूरी यहाँ पर नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई आप IRNSS 1F जो है, अभी 13 मार्च को 1F जो है इसकी एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई है, तो टोटल 3 ही बचे। तो अब इसका भी जब ऐसा हुआ कि यानी इसकी भी एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई, तो फिर सवाल उठने लगे कि आपके नेविगेशन सिस्टम जो है वो किसी काम का ही नहीं है। किसी तरीके से इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता इसकी किसमें आ गई? क्वेश्चन मार्क आ गई। तो अब सैटेलाइट भेजने के लिए यहां पर इसरो पर दबाव है कि जल्द से जल्द सैटेलाइट भेजा जाए, ताकि हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम जो है वो उस पर जो हमारी निर्भरता है वो बनी रहे। हमें जीपीएस पर निर्भरता कम करनी थी, इसीलिए हमने खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया था। लेकिन अब परमाणु घड़ी बंद होने के कारण, कब बंद हुई है? 13 मार्च 2026 को। तो अब आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनमें उनसे जो मैसेजिंग सर्विसेज हैं वो जारी हैं, लेकिन आपकी जो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा डेटा है जिस पर विश्वसनीयता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल जो न्यूज हैं वो जो है आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। डिसास्टर वार्निंग, कृषि संदेश, शैक्षणिक प्रसार, ये सब चीजें, सूचनाएं मिलती रहेंगी इन सैटेलाइट से, लेकिन कुछ ऐसी सैटेलाइट जो सूचनाएं हैं जो सेना के लिए या सुरक्षात्मक रूप से बहुत जरूरी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं वो सभी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनमें कमी आ रही है। ये नेविगेशन सैटेलाइट इस तरीके से घूम रहे हैं और पूरे भारत में आपको सर्विस उपलब्ध कराते हैं। ये देखिए, जुलाई 2025 में एक आरटीआई लगाई गई और उसके अकॉर्डिंग पता चला कि मैक्सिमम सैटेलाइट की जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो सब खराब पड़ी हैं, उनसे आपको प्रॉपर सूचनाएं जो है वो नहीं मिल रही हैं। और अब एक और सैटेलाइट जो है उससे भी क्या हो गई, उसकी भी परमाणु घड़ी खराब हो गई। अच्छा, एक और चीज आपको बताएं कि एटॉमिक क्लॉक बनाना भी आसान काम नहीं है। भारत ने सबसे पहले एटॉमिक क्लॉक बनवाई, वो स्पेक्ट्रा टाइम करके एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, वहां से हमने आयात की है, इंपोर्ट की थी। यानी फर्स्ट फेज में जो हमारे सैटेलाइट लगे हैं उन सभी की एटॉमिक क्लॉक जो है वो हमने कहां से मंगाई है? स्पेक्ट्रा टाइम से मंगाई है। ये स्विट्जरलैंड की एक कमी है, वो सॉरी कंपनी है, और ये बहुत अच्छी परमाणु घड़ी बनाने के लिए जानी जाती है कंपनी। यहां से हमने इंपोर्ट किया और सभी जितने भी सैटेलाइट्स हैं उन सब में इसको लगा दिया। अब लेकिन भारत ने खुद के तकनीक से खुद की एक परमाणु घड़ी बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक और चीज बताऊं आपको कि दुनिया में ज्यादातर जो देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, इन सभी ने रूबिडियम, रूबिडियम एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उससे परमाणु घड़ी बनाई है। सॉरी, सीजियम पर आधारित परमाणु घड़ी बनाई गई हैं। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, रसिया के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। लेकिन भारत ने जो बनाई है वो आपकी रूबिडियम आधारित है। सीजियम परंपरागत रूप से वो लोग बनाते हैं, लेकिन हम किस पर बना रहे हैं? रूबिडियम पर। उसका कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक्चुअल में दोनों ही जो एटॉमिक क्लॉक होती हैं, चाहे भले ही वो रूबिडियम बेस्ड हो चाहे सीजियम बेस्ड हो, दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं। कुछ अंतर क्या है समझना। सीजियम बेस्ड, सीजियम 133, 133 ये जो आपका एलिमेंट है, अगर इससे एटॉमिक क्लॉक बनाई जाती है तो ये समय की सटीकता बहुत अच्छे से देती है। यानी इसमें जो टाइम का डिफरेंस है वो 10 की घात -15 सेकंड से भी कम हो सकता है। 10 की घात -15 फेम्टो सेकंड बोलते हैं, ये मतलब मान के चलिए सेकंड का एक मामूली सा भाग है। और अगर आप बात करें किसकी? रूबिडियम की, जो कि भारत ने बनाई है, इसमें थोड़ा सा सटीकता कम होती है, 10 की घात -13 सेकंड से 10 की घात -14 सेकंड। लेकिन फायदा क्या है? फायदा समझिए, आप सोचोगे कि यार हमारे में तो समय की सटीकता कम है, 10 की घात -13 सेकंड कम नहीं होता। 10 की घात -13 सेकंड भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मान के समझिए कि आप इस टाइम डिफरेंस को पहचान ही नहीं सकते। लेकिन इससे फायदा क्या है? भारत ने क्यों किया ऐसा कि हमने रूबिडियम पर आधारित क्यों बनाई? इसका फायदा ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा महंगी होती है और ये तुलनात्मक रूप से सस्ती है। दूसरा ये है कि ये आकार में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। सीजियम आधारित जो परमाणु घड़ी होती है वो आकार में बहुत बड़ी होती है, भारी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, यानी जटिल होती है। अगर इसकी तुलना में हम छोटे आकार की, हल्की और कम जटिल एटॉमिक क्लॉक बनाना चाहें तो वो किससे बनेगी? रूबिडियम से बनेगी। इसलिए भारत ने रूबिडियम से बनाई है। उसका कारण ये था कि हमारे पास में पहले जीएसएलवी तकनीक, जो हमारा रॉकेट है जीएसएलवी, जो भारी उपग्रहों को ले जा सकता है, वो तकनीक हमारे पास पूरी तरह से डेवलप नहीं थी। हम सारा काम चला रहे थे पीएसएलवी से।
और पीएसएलवी की लास्ट लिमिट है 1725 केजी वजन उठाने की। तो पीएसएलवी से हमने नेविगेशन सैटेलाइट भेजे थे, जबकि पीएसएलवी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बनाया गया था, जबकि हम किस में भेज रहे हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में। तो वहां इतनी ऊंचाई पर सैटेलाइट को भेजना था और हमारे पास उपलब्ध एक ही रॉकेट है पीएसएलवी। जीएसएलवी तकनीक हमारी प्रॉपर काम कर नहीं रही थी। तो फिर हमने कम वजन वाले सैटेलाइट बनाने की हमारे पास में चैलेंज था कि कम से कम वजन के सैटेलाइट बनाए जाएं, और इसीलिए हमने एटॉमिक क्लॉक जो है वो सीजीएम की ना बनाकर कौन सी बनाई, रूबिडियम पर आधारित बनाई। लेकिन अब इसमें जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो जब खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसकी जो उपयोगिता है वो उस पर संदेह हो रहा है कि भाई ये पूरी तरीके से विश्वसनीयता के साथ काम करने में सक्षम अभी तक नहीं है। तो इसरो, हालांकि देखिए मैं बताऊं कि इसरो के वैज्ञानिक जो हैं इसको बहुत जल्दी रिमूव कर देंगे, और जितनी कम से कम सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है 4 की, वो बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन इसरो का अगला जवाब क्या आता है और कब वो इसके लिए घोषणा करते हैं, ये अभी समय की बात है। तो जैसे ही कुछ होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको तकनीकी विश्लेषण समझ में आया होगा, चीजें आप समझ पाए होंगे। एक और अच्छी खबर के साथ फिर आपसे मिलेंगे, एक अच्छे विश्लेषण के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।